हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में अपने अपने सवाल बार बार पूछ रहे हैं, जिसमें से कुछ सवाल को मैं चुना हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग का डाउट दूर कर सकूँ। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नोटिस आने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या आज आएगा। कुछ लोग के दिमाग में ये है कि सर्दी खांसी होने पर क्या होगा, एग्ज़ाम देने देंगे कि नहीं देंगे। कुछ लोग कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के परेशान है कि कहाँ से मिलेगा। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम डेट लास्ट में पड़े, जब से भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो तो उनको लास्ट डेट मिले। तो वो पूछ रहे हैं कि ये किस आधार पर अलॉट होगा। और कुछ लोग सेंटर के बारे में कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि होम सिटी मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं होम स्टेट मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट से बाहर भेजेगा। तो इन सब सवालों के जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स आज, ठीक है, ताकि आप लोग के मन में जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और एक चीज़ मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, हाँ वही एग्ज़ाम डेट वाला कि हाँ सही है वो, कि रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से अलॉट होगा या फिर अल्फ़ाबेटिकल अलॉट होगा या फिर कुछ लोग कह रहे हैं रैंडमली अलॉट होगा। तो कैसे ये अलर्ट होगा और भी जो बातें हो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नोटिस आ जाएगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये सवाल कहाँ से आया, क्यों आया, किस बेस पे आया। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ये लॉजिक लगा रहे हैं कि रेलवे आज तक जो है कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया है अगर वो एग्ज़ाम कराता है तो। यानी कि उनके कहने का सेंस ये है कि अगर 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो आज नोटिस दे देना चाहिए। अगर आज नोटिस दे नहीं देता है तो 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और 14 दिसंबर मिनिमम कब मिला था, शायद ये आपका जेई CBT 1 में मिला था, ठीक है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स मैं जहाँ तक जानता हूँ 40-45 दिन पहले बताया गया है। लेकिन आज का डेट कुछ लोगों के लिए बहुत ख़ास हो रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज कोई नोटिस आ सकता है। वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो भी यही बात बोल रहे हैं कि हो सकता है आज नोटिस आ जाए, अदरवाइज़ तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बात क्यों रिपीट कर रहे हो, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग को लग रहा है मेरे इस वीडियो का मतलब कि मैं बोल रहा हूँ 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला। पता नहीं कैसे लोग अपने मन से सोच लेते हैं कि मैं 28 दिसंबर से एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इसका थंबनेल लगा के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कि मैं इन सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो एक लोग कमेंट कर दिए तुरंत कि अभी तुम बोले थे 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, अब क्या हो गया। तो मैंने रिप्लाई कर दिया इनको, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, मैंने यही बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने मन से सोच लेते हैं बगैर मेरे कुछ बोले। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी कहूँगा कि 28 दिसंबर एग्ज़ाम नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि आज कोई नोटिस आने वाला है, ठीक है। अगर कोई नोटिस आज आता भी है तो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट का आएगा जो 28 दिसंबर से नहीं होने वाला है। मैं पहले बता चुका हूँ। अगर कोई मान लीजिए नोटिस आज आता है तो हो सकता है जनवरी में कोई डेट ये लोग दे, ठीक है। या फिर बोल दे कि अभी कि अब फरवरी का भी बोल सकते हैं क्योंकि अक्टूबर में आया था उसका मिनिस्ट्रियल का, तो ये कभी बोल सकते हैं। लेकिन फिर ये मत मेरे पीछे पड़िएगा कि तुम जनवरी फरवरी क्यों बोल रहे हो। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि कब से स्टार्ट होगा, नहीं तो आप लोग छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं बस इतना कहूँगा 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा और आज मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस आने वाला है, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया जिसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है, सर्दी खांसी होने पर एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। अब कई लोग ये ऐसा सवाल कर रहे हैं कि मान लीजिए जिसको एग्ज़ाम के दिन सर्दी खांसी है वो क्या करेगा। क्या उसको बाहर कर देंगे, क्या उसी दिन अलग रूम में बैठाएंगे, क्या उसे एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे या फिर दोबारा बुलाएंगे, क्या करेंगे उनके साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह कुछ भी हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेलवे का काम है कि वो आपके साथ कैसे डील करे। आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके लिए वो लोग क्या प्लानिंग किए हैं, वो लोग ये किए हैं, अगर कोई लगता है कि जिसके अंदर कोई ऐसा दिखता है जिसके अंदर कोरोना के लक्षण लग रहे हों, जैसे सर्दी खांसी बुखार अगर कुछ हो, तो उनको क्या करेंगे, वो रोक देंगे और कुछ दिन बाद वो फिर एग्ज़ाम देने को बुलाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, बस आपका एग्ज़ाम डेट चेंज कर दिया जाएगा, फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है सेंटर वगैरह चेंज कर दिया जाए, लेकिन दोबारा आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो इसलिए अगर सर्दी खांसी बुखार कुछ भी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी एग्ज़ाम होता है आप एग्ज़ाम में अपीयर होने ज़रूर जाएँ। वैसे एग्ज़ाम तो अभी होने वाला नहीं है, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब फिर बात करें कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसको लेकर के भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर सर्टिफाइड कराना पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा कि टेस्ट निगेटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म बहुत एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है जो आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ मिलने वाला है।
अगर आप उसका प्रिंट नहीं निकालते हैं तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वैसे एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में कहा जाता है कि आप एडमिट कार्ड के साथ कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर के आइए। तो अब आप सोच रहे होंगे उस प्रिंट में क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, प्रिंट पे आपको कुछ डिटेल भरना होता है। तो मान लीजिए अगर आप नहीं निकालते हैं प्रिंट, आप भूल जाते हैं निकालना, तो आपको क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आप परेशान ना हो, घबराएं ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है डिटेल में बता देता हूँ। इसमें कुछ सवाल आपसे किए जाते हैं कि आपने पिछले 14 दिन के भीतर हवाई यात्रा किया है, तो आपको नो करना होगा नॉर्मली। अगर कोई किया होगा तो भी नहीं बताने जाएगा, वहाँ पे सब छिपा लेंगे, ठीक है। तो क्या आपके अंदर कोई लक्षण है मतलब कोरोना के, क्या किसी व्यक्ति से 14 दिन के भीतर मिले हैं, तो इस पर भी नो कर देंगे। क्या आपको खांसी आ रही है, क्या आपको छींक आ रहा है, क्या आपको फीवर है, क्या आपको बॉडी में दर्द है, यही सब सारे क्वेश्चन रहते हैं। और यस नो पे आपको टिक करने रहता है। ये सारे क्वेश्चन से नॉर्मली इंग्लिश में मिलेंगे, मैं हिंदी में बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही सब सवाल रहते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका रोल नंबर, नेम और शायद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके नीचे आपको साइन कर देना होगा कि हाँ मैंने डिक्लेरेशन दे दिया कि मेरे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बॉडी में ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि मुझे बुखार है, सर्दी खांसी या कुछ भी हो। जिसको रहता है वो भी नो ही फील करता है नॉर्मली आपको बता रहे 5-6 कॉलम मिलता है, सब में आपको नो करना होता है। अगर जो लोग इधर जल्द में कोई एग्जाम दिए होंगे किसी भी डिपार्टमेंट का, वहाँ हर जगह डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है। या तो कुछ लोग एडमिट कार्ड के साथ निकाल के ले जा रहे हैं, या तो उन्हें सेंटर में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ऐसा ही रेलवे में भी होने वाला है। रेलवे में भी यही होगा। अगर आप एडमिट कार्ड के साथ ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं निकाल पाते हैं तो आपको सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ किसी से अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद का डिक्लेरेशन आपको खुद करना है कि आपने कोई यात्रा नहीं किया पिछले कुछ दिनों में, आपने किसी संक्रमित व्यक्ति से नहीं मिला, आपको खांसी नहीं है, आपको बुखार नहीं है, आपको सर्दी नहीं है, आपके बॉडी में पेन नहीं है, ये सब नहीं है, सब में नो कर देना है। फिर नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो फिल करना होगा, नाम वगैरह, वो फिल करके आपको क्या करना है, साइन कर देना है, ठीक है। तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जिसे तुरंत वो लोग कूड़े में डाल देंगे लेके, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है कि एग्ज़ाम डेट किस आधार पर अलर्ट होंगे। हाँ पहले फ्रेंड्स, कूड़े वाला बात आप नेगेटिव मत लीजिएगा। कूड़े का मतलब ये नहीं तुरंत फेंक दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या बोल रहा है। तो कूड़े का मतलब ये है, जैसा कि आप जानते हैं जब आप सीट वगैरह लेते हैं तो एक बॉक्स बना रहता है गत्ते का, डस्टबिन टाइप का, ठीक है। तो उसमें डाल देते हैं लोग, उसको रखे रहते हैं, ऐसा नहीं है फेंक देते हैं, क्योंकि उसे रिकॉर्ड मिलाया जाता है ना, कि इसलिए उसमें नाम, रोल नंबर वगैरह लिखवाया जाता है, किसका है, किसने क्या है उस पर लिखा है, क्या यूज़ किया है। तो कूड़े का मतलब ये नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए भरा जाता है कि अगर इन फ्यूचर किसी कैंडिडेट को बुखार या फीवर कुछ भी होता है, या फिर कोरोना के लक्षण दिखते हैं, कोरोना हो ही जाता है, तो फिर वहीं से डिटेल चेक किया जाता है कि कौन कैंडिडेट था, उसका क्या नाम, क्या रोल नंबर था, फिर उसको क्या है कांटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है, फिर उसके आसपास जो बैठे रहते हैं उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है। तो इसका नेगेटिव मतलब मत लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एग्ज़ाम डेट किस आधार पर अलॉट होंगे। कुछ लोग चाहते हैं अगर एग्ज़ाम मान लीजिए 28 दिसंबर से अलॉट होता है, मान लीजिए, ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर कहेंगे 28 दिसंबर क्यों बोल रहा है। तो कुछ लोग चाहते हैं अगर मान लीजिए 28 दिसंबर एग्जाम अलॉट होता है और मार्च तक जाता है, जैसा कि कॉन्फ्रेंस बताया गया है मिड मार्च तक, पहले बोला गया था लास्ट मार्च तक, फिर बोलेंगे मिड मार्च तक। तो लोग चाहते हैं मुझे एकदम लास्ट डेट पर एग्जाम मिले, अलॉट होती है, कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं क्या अल्फ़ाबेटिकली अलॉट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे अलॉट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या रैंडमली होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे तो पहले अल्फ़ाबेटिकली होते थे। कुछ अल्फ़ाबेट्स के एग्ज़ाम पहले होते थे, लगभग 4 या 5 वीक में कराए जाते थे, 4 या 5 संडे को। तो कुछ अल्फ़ाबेट के, वो भी अल्फ़ाबेटिकली में ये नहीं था ABCD एक साथ कराते थे, ठीक है। उस पर कुछ अल्फ़ाबेट उठाते थे 20 से 5 या 6, फिर उठाते 5-6, ऐसे होता था। तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली होता था जो ऑफलाइन होता था तब। अभी अल्फ़ाबेटिकली का कोई चांस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं तब से क्या हो रहे हैं, नॉर्मली क्या हो रहा है कि या तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं, या तो कभी कभी रैंडमली भी अलॉट कर दे रहे हैं। तो यही कन्फ्यूज़न आप लोग के मन बना हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं बता दूँ, सेंटर वाला कन्फ्यूज़न जो है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबको होम सिटी मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, होम सिटी जो है पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है सबको मिलना। क्यों? रीज़न ये है फ्रेंड्स, सभी सिटी में जो होता है एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं होते, ऑनलाइन सेंटर्स नहीं होते, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते हैं, ION के सेंटर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो बहुत पिछड़े ज़िले हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेंटर क्या होता है, नॉर्मली मंडल लेवल पे होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मंडल के अंदर 4-5 ज़िले हैं तो वहाँ पे सेंटर बनता है। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, हर एक सिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं ये बता दूं सेंटर कैसे अलॉट होगा। सेंटर का मतलब ये ऐसा नहीं जो पहले फॉर्म भर दिया उसको पहले मिल जाएगा, कि उसको घर के पास मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्या काम होगा, रैंडमली होगा। क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा देखा था, जो पिछली भर्ती हुई थी ग्रुप डी LP टेक का, कुछ लोग बहुत पहले फॉर्म भर दिए थे, फिर भी सेंटर बहुत दूर दूर मतलब भेज दिया था। यूपी वालों को चेन्नई भेज दिया था, अहमदाबाद भेज दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया था। और कुछ लोग जो लेट में भरे थे उनका क्या हुआ,
मतलब कि घर के पास मिल गया, कुछ को एकदम होम सिटी मिल गया, जो मान लीजिए बड़े शहर में रहते हैं तो उनके यहाँ सेंटर वगैरह बनता है। जैसे अगर मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने दोनों 3 एग्ज़ाम दे दिया, मेरा गोरखपुर में ही रहा है, और बाकी मेरे साथ वालों का जो लोग पहले फॉर्म भरे थे उनका दूर दूर गया था, किसी का लखनऊ गया था, किसी का अहमदाबाद गया था, किसी का शिमला टाइप चला गया था, मतलब बहुत दूर चला गया था। फ्रेंड्स मैं लकी था कि मेरा पास में था। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, फिर भी करना चाहिए भी चीज़ है। इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि पिछली बार क्या था ना कि फॉर्म के अकॉर्डिंग ही किया गया था वैसे, कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले उसका एग्ज़ाम पहले कराया जाए। फिर भी कुछ जगह क्या था, एक्सेप्शन देखने को मिल रहा था। तो इसलिए मैं कन्फर्मेटरी नहीं न्यूज़ दे सकता आपको कि हाँ ये कन्फर्म ऐसा ही होगा। हो सकता है कुछ अदर लॉजिक भी इस बार वो लगा दें। और ऐसा ही सेंटर वाले में हुआ था, सेंटर बिल्कुल उल्टा, जो पहले भरा था उसको दूर भेज दिया था, जो लेट भरा था उसका नज़दीक एग्जाम हुआ था। ये पता नहीं किस लॉजिक से हुआ था, मुझे नहीं मालूम है, बट प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ फील किया है, फेस किया, तो मुझे मालूम है। लेकिन क्या लॉजिक था ये समझ में नहीं आया है। तो सेंटर एग्ज़ाम डेट के पीछे आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। मैं फिर कहूँगा आप प्रिपरेशन पे फोकस करते रहें। अगर आपको लगता है 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा तो मैं मना नहीं करूँगा कि आप पढ़ाई ना करें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप 28 दिसंबर को ही मान के पढ़ाई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। मैं कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा। और जो लोग आज नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर लें। मुझे तो नहीं लगता है कि आज कोई नोटिस आने वाला है। तो फ्रेंड्स इन सब के चक्कर में न पढ़ के आप इससे अच्छा अपने प्रिपरेशन फोकस करें। चाहे किसी भी डेट को अपना टारगेट मान लें, लेकिन प्रिपरेशन पे फोकस करें। वैसे भी अगर 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होता है स्टार्ट, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम जरूर मिलता है। ऐसा नहीं पहले दिन आप ही को बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो करोड़ों कैंडिडेट्स हैं, पता नहीं किसका पहले पड़े किसका बाद में पड़ेगा, ये एग्जैक्टली अभी कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इन सब बातों से परेशान होने का मतलब है, इससे अच्छा है कि आप केवल अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें और उसे आप फाइनल टच दें, मतलब स्ट्रॉन्ग करते जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताया था प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, स्पेशली मॉक देना है। अगर आपने सारा सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया है, ठीक है, बेसिक क्लियर कर लिया है, तो केवल मॉक दीजिए, अधिक से अधिक मॉक दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी दीजिए, अधिक से अधिक मॉक दीजिए। और केवल एक जगह से मॉक मत दीजिए, यानी केवल एक बुक से नहीं, या फिर केवल किसी एक वेबसाइट से नहीं, कम से कम 2-3 जगह से मॉक दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन के वेरिएशंस पता चल सके, क्वेश्चन कैसे वेरी करते हैं एक से दूसरे मॉक में, ठीक है। एक मॉक देंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप क्या होगा, रिपीटेशन केवल मिलेगा। तो यही कहेंगे, कम से कम 2-3 ऑनलाइन मॉक दीजिए, और कोई एक ऑफलाइन बुक रख लीजिए या 2 बुक रख लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं किसी भी तरीके का पेपर उठा रहा हूँ, सब कुछ सॉल्व कर ले रहा हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ घर पे मॉक टेस्ट में 100 में 65 प्लस स्कोर कर ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली CBT 1 क्लियर कर लेंगे। क्योंकि किसी का भी मैंने आज तक देखा है, अगर रेगुलर मॉक दिया है और घर पे स्कोर कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जाके बढ़ जाता है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लिया रहता है बंदा मॉक से कि वो पूरा कॉन्फिडेंट रहता है। और पूरा उसका जो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, घर जैसी फीलिंग आती है। तो ऐसी फीलिंग कब आएगी, जब आप घर में एग्जामिनेशन हॉल जैसी फीलिंग लेके मॉक देंगे, तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में घर जैसी फीलिंग आएगी, और वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मॉक दे लिए रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक इजी दिखने लगता है, क्योंकि आप हर टाइप के मॉक दिए रहते हैं, इजी भी दिए रहते हैं, टफ दिए रहते हैं, मॉडरेट सब दिए रहते हैं। तो वहाँ पे आपको इजी दिखने लगता है, इसलिए आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ये मैं प्रैक्टिकल बेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा में। तो अगर आप 65 घर पे कर ले रहे हैं, ठीक है, स्कोर कर ले रहे हैं, तो आपका वहाँ पे 75 प्लस होना गारंटी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बस अधिक से अधिक मॉक पे फोकस करिए। अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ लिए हैं तो केवल मॉक दीजिए, और फिर 75 प्लस आपका वहाँ ऑटोमेटिक बन जाएगा। 75 प्लस है तो आपका CBT 1 क्लियर भी हो जाएगा, ये भी श्योर है, ठीक है। अभी मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर, अभी आप लोग का कट ऑफ ही बता रहा है, तो ये कट ऑफ नहीं है फ्रेंड्स, बट एक ऐसा मतलब रेशियो में बता रहा हूँ कि अगर इतना आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग पूछते हैं मॉक मेरा इतना रहा, क्या होगा क्या होगा। तो अगर आप 65 घर पे कर लेते हैं 2-3 तरह के मॉक से, ठीक है, 2-3 जगह के मॉक से, तो आपका 75 प्लस आना श्योर हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।